हल्क होगन की मौत की जांच से नई बॉडी कैमरा फुटेज। तो मैं सोच रही थी क्या वो सच में इतने उम्रदराज हैं। कुश्ती दिग्गज की मौत से पहले के घंटों में क्या हुआ? उसने कहा कि वो 8 मिनट सीपीआर कर रहा था। ठीक है, वो 8 मिनट सीपीआर नहीं कर रहा था। आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? अभी जब मैंने सीपीआर शुरू किया तो मैंने ही उसकी पसलियां तोड़ी थी। अब नए दावे, नए सवाल और एक बॉडी कैमरा रिकॉर्डिंग जो दिखाती है कि वहां क्या हुआ था। अपने पूरे 20 साल के करियर में मैंने कभी किसी को मरते नहीं देखा। हम लॉ एंड क्राइम द्वारा प्रस्तुत इस केस पर नजर डाल रहे हैं। मैं क्रिस स्टीवर्ट हूं। हमें अभी रेसलिंग लेजेंड हल्क होगन की मौत की जांच से जुड़ी एक बड़ी बॉडी कैम फाइल मिली है। महीनों से रेसलिंग आइकन की अचानक मौत को लेकर सवाल उठ रहे हैं, लेकिन अब पहली बार हम आपको जांच के अंदर ले जा रहे हैं, जिसमें हमें पुलिस के बॉडी कैम की नई फुटेज के कई घंटे मिले हैं। तो आपको पूरी जानकारी देने के लिए चलिए वापस चलते हैं 24 जुलाई 2025 पर। हल्क होगन, जिनका असली नाम टेरी बोलेया था, वो क्लियर वाटर, फ्लोरिडा में घर के अंदर सांस लेना बंद कर दिए थे। उनकी पत्नी स्काई डेली होगन एक ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट और एक होम हेल्थ एड के साथ रिपोर्ट्स के मुताबिक फर्स्ट रिस्पॉन्डर्स के आने तक सीपीआर देती रहीं, और उनकी कोशिशों के बावजूद रेसलिंग के दिग्गज हल्क होगन का निधन हो गया। इसके बाद के दिनों में अटकलें फैल गईं। क्या हालिया गर्दन सर्जरी की जटिलताओं ने भूमिका निभाई? जो व्यक्ति ठीक होता हुआ और अच्छे मनोबल में लग रहा था, वो अचानक सांस लेना कैसे बंद कर सकता है? अब हम जांचकर्ताओं की रिपोर्ट, पहले पहुंचने वालों के अनुभव और हालिया रिकॉर्ड से हल्क होगन के अंतिम पलों के बारे में जान रहे हैं। आइए शुरुआत से जानते हैं। हल्क होगन ने सांस लेना बंद किया। तभी उनकी देखभाल कर रहे घरेलू सहायक ने बताया कि उन्हें कार्डियक अरेस्ट आया। यह है उनकी कहानी और घटनाओं का समयक्रम कि क्या हुआ था। मैं उसी दिन सुबह 7 से शाम 7 बजे तक उनके साथ थी। लगभग 6:50 पर पहुंची थी। मुझे उस लड़की का नाम याद नहीं जिसे मैंने रिप्लेस किया था। वो पहले से ही ऊपर बाथरूम में कुर्सी पर बैठकर दांत ब्रश करने की तैयारी कर रही थी। ठीक है, मुझे लगता है कि उसकी मौत हुई थी। क्या वो बुधवार था? अगर वो बुधवार था तो वो मेरे पास उस सोमवार को था, मुझे लगता है, और वो बिल्कुल ठीक था। ठीक है। वो धीरे धीरे चल रहा था, लेकिन बुधवार को जैसा मैंने देखा वैसा पहले नहीं था। उन्होंने कहा बुधवार को जब मैं यहाँ आई वो डायपर में था। मुझे नहीं पता सोमवार से बुधवार के बीच क्या हुआ, लेकिन बुधवार को जब मैं आई तब वो डायपर में था। उसने दांत ब्रश किए, हम नीचे गए। वो आमतौर पर नाश्ता नहीं करता था, तो उसने योगर्ट खाया। पत्नी ने उसे सुबह की दवाई दी और हमने उसे रिक्लाइनर पर बैठा दिया। शायद मैं कहना चाहती हूँ 9:45। ऑक्यूपेशनल यहाँ आ गई, ऑक्यूपेशनल थेरेपी यहाँ आ गई। उन्हें नए टॉयलेट्स मंगाने पड़े क्योंकि शायद उनकी ताकत पहले जैसी नहीं थी। नए टॉयलेट्स मंगाने पर मैंने ऑक्यूपेशनल थेरेपी को दिखाया। जब वे आए तब वो सांस ले रहे थे। ऑक्यूपेशनल थेरेपी वाले आए तो वो सांस ले रहे थे। मैंने कहा यहाँ से उनकी कार तक और लिविंग रूम से ऑफिस तक की दूरी लगभग बराबर थी। वहीं नीचे बाथरूम था जिसे वो इस्तेमाल करते थे। मैं ऑक्यूपेशनल थेरेपी के साथ बाथरूम गई नए टॉयलेट्स देखने। बाहर आके उन्होंने कहा कैरी, मैं 1 मिनट में तुम्हारे वाइटल चेक करूँगा। वो बोले मुझे पल्स नहीं मिल रही है। जब उसने ऐसा कहा तो क्या कैरी ने उसे जवाब दिया? नहीं, लेकिन वह सो रहा था। मैंने उसे कुर्सी पर बिठाया, वह तुरंत सो गया। तो उसने कहा मुझे उसकी उंगली पे नब्ज नहीं मिल रही है। मैंने भी इस पे काफ़ी काम किया है। तो मैंने कहा कभी कभी अगर हाथ ठंडे हों तो आपको रगड़ना पड़ता है, और फिर हमने उसके हाथ रगड़ने शुरू कर दिए और वो बोला मुझे अब भी नब्ज नहीं मिल रही है। मैं और स्टाई वहाँ गए। स्टाई ने कहा वो सांस नहीं ले रहा। हमने 911 पे कॉल किया, हम उसे ज़मीन पे ले आए। उन्होंने ऑक्यूपेशनल वालों ने हमें सीपीआर कैसे देना है ये बताया। ऑक्यूपेशनल वालों ने सीपीआर शुरू किया और जब तक पैरामेडिक्स वहाँ नहीं आ गए वे उसे सीपीआर देते रहे। और फिर मेरा मतलब है असल ज़िंदगी में वो पहले ही गुजर चुके थे, लेकिन उन्होंने बस काम करते रहना जारी रखा। स्काई ने जो दवाइयाँ दी, क्या वो वही है जो वो रोज लेते हैं? आपको पता है? मुझे लगता है सुबह की दवाइयाँ हर दिन लगभग वही रहती हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वे सारी दवाइयाँ पूरे दिन लेते थे। ठीक है। मुझे लगता है उन्हें सुबह, दोपहर और रात में दवा दी जाती थी, क्योंकि मैंने देखा था कि पहले रात 7 बजे दवा दी जाती थी। कुछ दवाइयाँ वो 10-11 बजे के बीच लेते थे, क्योंकि वो रात में देर तक जागते और उठते बैठते रहते थे। मुझे लगता है ये दर्द या सर्जरी के कारण था। हमने ज़्यादा नहीं पूछा क्योंकि मेरी नौकरी में उन्हें हाई प्रोफाइल केस माना जाता था, इसलिए हमें बस ज़रूरी जानकारी दी जाती थी। हर दिन एक नर्स आती थी जिसे
उसे सब पता होता था। हमारा काम सिर्फ खाना खिलाना और नहलाने जैसे सामान्य एडीएल मदद करना था। जब आप रोज़मर्रा की गतिविधियों की बात करते हैं क्या वही एडीएल है? तो हमसे आपका मतलब आप और बाकी होम हेल्थ एड्स हैं। हाँ, जैसे कि बाकी लोग मतलब दिन में 2 लोग होते थे क्योंकि वे 12 घंटे की शिफ्ट करते थे, ठीक है? तो कोई रात के 7 बजे से सुबह के 7 बजे तक रहता था और कोई सुबह के 7 बजे से शाम के 7 बजे तक। क्या आपके पास उनके मेडिकल रिकॉर्ड या जानकारी है? हमें उनका असली नाम भी नहीं पता था। पहली बार उन्होंने बस इतना बताया कि हाई प्रोफाइल पायनियर क्लाइंट क्लियरवाटर। मैं नहीं जानती थी वो कौन है जब तक काम पर जाकर पहली बार उन्हें कुर्सी पर बैठे नहीं देखा। जो भी उन्हें जानता है वो बालों से पहचान सकता है। तो मैंने पूछा, क्या वो हल्क होगन है? महिला ने कहा, हाँ, उन्होंने पहचाना। उन्होंने इसे गुप्त रखा, शायद उनकी सेलिब्रिटी हैसियत की वजह से ये गोपनीय रखा जाता है कि आप किसके लिए काम कर रहे हैं और बाकी बातें। बस ये। मुझे तो पता भी नहीं कि वो बीमार कैसे हो गए। उन्होंने हमें कभी नहीं बताया कि क्या हुआ था। बस इतना ही था कि वो अभी-अभी अस्पताल से लौटे थे और उन्हें घर पर देखभाल करने वाले सहायकों की ज़रूरत थी। तो इसके बाद क्या आपने कुछ लिखा? जैसे क्या आपको जो आपने देखा उसके बारे में कोई रिपोर्ट लिखनी पड़ती है? जो आपने अनुभव किया कुछ ऐसा। मैंने अपनी नौकरी पर फ़ोन किया। मैंने कहा ठीक है, वे उन्हें अस्पताल ले जा रहे हैं और उन्होंने कहा ठीक है, आपको तब तक रुकना होगा जब तक वे शारीरिक रूप से वहाँ से चले नहीं जाते, क्योंकि तकनीकी रूप से आप अभी भी काम कर रहे हैं। बिल्कुल। मैंने उनमें से एक को अस्पताल छोड़ा और अपनी नौकरी पर फ़ोन कर बताया कि उसने मुझसे लिफ्ट मांगी थी। अस्पताल छोड़ने के बाद उन्होंने मुझसे पूछा क्या हुआ। मुझे नहीं पता मेरी नौकरी ने रिकॉर्ड किया था या मैंने और ऑक्यूपेशनल थेरेपी ने, लेकिन हमें कुछ लिखना नहीं पड़ा। क्या वो है? और वो सामान्य है, मेरा मतलब है कि आपके साथ कभी ऐसा हुआ है? मेरे साथ ऐसा कभी नहीं हुआ, ठीक है? अपने पूरे 20 सालों में मैंने कभी किसी को मरते हुए नहीं देखा, ठीक है। कभी। तुम इससे कैसे निपटते हो? मेरा मतलब है वो बहुत पागलपन था, क्योंकि बात सिर्फ उसकी बेचारी पत्नी की नहीं थी, बल्कि मेरे साथ ऐसा कभी नहीं हुआ था। मैंने तो अस्पताल में भी काम किया है। मैंने कभी किसी मरीज को इस तरह ठंडा नहीं देखा था। वो सब मेरे लिए डरावना था, जैसे वो सब बहुत ज़्यादा था। और फिर मैं बाहर गई और सड़क कहने से ही लोगों से भरी हुई थी। ये सब बहुत ज़्यादा था, ये बहुत था। तो उस सुबह जब आप वहाँ पहुँचे थे, क्या वो बात कर रहे थे या कुछ और? हाँ, वो ठीक थे, वो वहाँ बैठे हुए थे और मैंने कहा तुम्हें अपने दांत साफ करने हैं। और मैं हमेशा उसे कहती थी कि तुम्हें हर दिन सब कुछ आजमाना है, हम सिर्फ कुर्सी पे नहीं बैठ सकते। वो बोला ठीक है, उसने अपने दांत साफ किए और वो बोला मैं तैयार हूँ। हम लिफ्ट से नीचे गए, उसे अंदर ले गई। उसके पास वहाँ नीचे एक छोटा सा बराबर का निशान था। हम लिफ्ट से नीचे गए, उसे रिक्लाइनर पे बैठाया और बस इतना ही था। ठीक है, आपने कहा कि उसने अभी अभी दही खाई थी। हाँ, सुबह के समय में उसने मूल रूप से बस यही खाया था। बस दही। ठीक है, क्या वो किसी दर्द या ऐसी किसी चीज़ की शिकायत कर रहा था सामान्य से ज़्यादा? उस दिन नहीं, पर कुछ और दिनों में उसे पीठ में दर्द की शिकायत थी। चोट का कारण था या नहीं मैं नहीं जानती, बस इतना कहूँगी कि उसकी पीठ में दर्द था। लेकिन वो शायद ही कभी जागता था। वो हमेशा दिन में सोना पसंद करता था। मुझे लगता है कि रात की शिफ्ट में, जैसा कि लोग कहते हैं, वो बहुत बार उठता बैठता था, जो मैं भी कह सकती हूँ क्योंकि मैंने भी कुछ रात की शिफ्ट की थी। और ये ऐसा ही था कि जब भी वो असहज महसूस करता था, वो उठना चाहता था, नीचे जाना चाहता था, नीचे जाके फिर ऊपर आना चाहता था। उसका दिन में सोना सामान्य था। औसतन 7 से 7 तक मुझे लगता है कि वो शायद सिर्फ 2 या 3 घंटे ही जागता था, जैसे पूरा 12 घंटे की शिफ्ट। और अगर वो जागता भी था तो बहुत शांत रहता था। वो बस वहाँ बैठ के टीवी देखता रहता था। आपको क्या लगता है आपने उसका कितनी बार इलाज किया? मुझे लगता है मैंने उसे 5-6 बार ट्रीट किया था। घर की सहायिका और जांचकर्ताओं के बीच बाकी बातचीत अब क्लिनिकल हो जाती है, जो होगन के मेडिकल इतिहास और रिपोर्टिंग व रिकॉर्ड रखने के लिए जरूरी सख्त प्रोटोकॉल्स पर केंद्रित होती है। लेकिन ये कहानी का सिर्फ एक हिस्सा है। अब हम उस पल पर आते हैं जब 911 कॉल के बाद देखभाल करने वाले हट गए और पैरामेडिक्स आए। क्या आपको याद है कि आपको किसके लिए भेजा गया था? मेडिकल इमरजेंसी। ठीक है। तो जब आप वहाँ पहुँचे आपने क्या देखा? जब हम वहाँ पहुँचे, जाहिर है जैसे ही हम पहुँचे हमें एक नोट मिला जैसे ही कॉल आई थी, और फिर जब हम पहुँचे तो हमें एक व्यक्ति मिला, कॉल कार्डियक अरेस्ट की थी। क्या आपको याद है वो कहाँ थे? वो लिविंग रूम में थे। लिविंग रूम में, ठीक है। लिविंग रूम में फर्श पर। ठीक है। आपने क्या देखा, क्या हो रहा था? वहाँ 2 स्वास्थ्य सेवा प्रदाता थे और एक पुरुष सीपीआर करने की कोशिश कर रहा था। ठीक है। क्या आप लीड या चार्ज मेडिक थे, या जो भी आप लोग उसे कहते हैं? लीड मेडिक मेरा पार्टनर था। लेकिन हम करते हैं, हम मनोरंजन करते हैं, जो भी करना हो हम उसे पूरा करेंगे। ठीक है। तो एक मेडिकल प्रोवाइडर सीपीआर कर रहा है। हाँ, ठीक है। या कोशिश कर रहा है जैसा आपने कहा। हाँ, तो फिर आप लोग, मेरा मतलब है, जिम्मेदारी संभाल लेते हैं। हाँ, हाँ। ठीक है। और फिर उसके बाद क्या होता है?
हमने जिम्मेदारी संभाली, हमने जो करना था वो किया। आमतौर पर हम ACLS प्रोटोकॉल और हमारे पास जो काउंटी प्रोटोकॉल हैं उनका पालन करते हैं। मेरा ख्याल है हम वहाँ काफी देर तक थे। उसे फिर से जीवित करने की कोशिश की। जो कुछ हम कर सकते थे सब किया और फिर हम उसे अस्पताल ले गए। किसी समय क्या आपने उसके शरीर को देखा था? हाँ, हमने देखा था। हाँ, इससे पहले कि हम उसे बोर्ड पर रोल करें, हमने उसे देखा। सिर्फ यह सुनिश्चित करने के कुछ भी नहीं है। क्या आपने किसी तरह की चोट या ऐसा कुछ साफ साफ देखा? नहीं, शुरू में नहीं देखा। जब आप वहाँ थे, अपना काम कर रहे थे, कोच चला रहे थे, तो क्या आपने वहाँ मौजूद किसी से सुना कि कार्डियक अरेस्ट से पहले क्या हुआ था? हाँ, मैंने पूछा था। मेरे हिसाब से जब मैंने पूछा कि क्या हुआ था, तो मुझे बताया गया कि उन्हें कुछ इलाज मिला था, शायद फिजिकल थेरेपी या कुछ ऐसा, और फिर वो किसी तरह अपने बेडरूम में चला गया। इलाज के बाद उसने किया? या किसी और ने किया। एक मरीज वो कमरे में गया और थोड़ी देर बाद कमरे से बाहर आया, अपने सोफे पर बैठ गया। ठीक है। और टीवी देखा या कुछ और किया। और फिर रेस्पिरेटरी नहीं बल्कि फिजिकल थेरेपिस्ट और वहाँ मौजूद नर्स ने अपना जो भी काम था वो करते रहे। ठीक है। कुछ देर बाद उन्होंने कहा जाओ और उनका ब्लड प्रेशर चेक करो। ब्लड प्रेशर नहीं था, ठीक है, और तभी वो आदमी सोफे पर था। अगले नंबर पर एक लेफ्टिनेंट अपनी कहानी बताते हैं, जो असली घटनाओं में एक नया पहलू जोड़ते हैं। हम पहुंचे और JMETV रेस्क्यू हमारे सामने था। हम कूद के बाहर आए, कुछ उपकरण उठाए। हमने उस महिला CNA को देखा, जो भी वो थी, दरवाजे के बीच पट्टी पर खड़ी थी। ठीक है। मैं अंदर गया, देखा कि दूसरा सज्जन, कोई और नर्स या रिहैब वाला जो भी वो थे, वो रिक्लाइनर के पास फर्श पर छाती पर दबाव दे रहे थे। उस समय हमने बस एक सामान्य ALS कार्डियक अरेस्ट की तरह काम किया। हमने अपनी प्रोटोकॉल का पालन किया। शुरुआत पे बस CPR, PLS, एयरवे के साथ सिर्फ BBM और थोड़ा ऑक्सीजन दिया। उसे मॉनिटर पर लगाया गया, वो असिस्टोली में था। मैंने उसकी एयरवे को ऑपरेट किया, मैंने कीन ट्यूब लगाई और OGO-2 दिया। उस समय से हमने CPR को लगातार जारी रखा। अब वो BLS CPR नहीं था। और फिर हमने अपनी प्रोटोकॉल का पालन किया। हमने जितनी अधिकतम एम्फेटामिन देने की अनुमति थी, यानी 3, उतनी दी। नार्कन सिर्फ देने के लिए दी गई थी। कार्डियक अरेस्ट मरीजों में ये सामान्य है। HA और TA में हम इसे लगभग हटा देते हैं और देने पर ये सुरक्षित रहती है। तो हमें नार्कन सिर्फ देने के लिए दी। मैंने उसका ब्लड शुगर चेक किया, जो सही निकला। मुझे पता चला कि हाल ही में उसकी किडनी में कुछ समस्या हुई थी, तो हमने उसका इलाज किया। हमने कुछ बाइकार्बोनेट कैल्शियम दिया, लेकिन ये सामान्य नियमित ASIS असिस्टोली टाइप कार्डियक अरेस्ट था। क्या आपको याद है कि शुरू में आपको किस लिए भेजा गया था? मुझे नोट्स याद है, ये कार्डियक अरेस्ट के तहत ही आया था, लेकिन इसमें लिंग के बारे में कुछ नहीं लिखा था। जैसे इसमें नहीं लिखा था कि पुरुष है या महिला। ठीक है। और मुझे लगता है इसमें सही उम्र नहीं लिखी थी, शायद उसमें अनुमानित उम्र लिखी थी। ठीक है, लेकिन जब आप वहाँ पहुँचे तो लोग कहाँ-कहाँ खड़े थे? वो जो महिला नर्स थी वो दरवाजे पे खड़ी थी। अगर आप सीढ़ियाँ चढ़ते हैं वो फोन पे थी। आप सामने की सीढ़ियों की बात कर रहे हैं, जैसे आप सामने के दरवाजे पर जाते हैं, सही है? हाँ। उनकी पत्नी वहीं कहीं थी और वो फोन पर किसी से बात कर रहे थे। ठीक है। और फिर पुरुष नर्स जमीन पे थे और छाती पे दबाव दे रहे थे। ठीक है। और मिस्टर बोलिया कहाँ थे? वो, अगर आप उनकी रिक्लाइनर कुर्सी देख रहे हैं तो वो बाईं तरफ थे। ठीक है। मौजूद सभी पैरामेडिक्स की कहानी एक सी है। उन्हें पता था कोई कार्डियक अरेस्ट में है और उन्होंने मरीज का इलाज तुरंत ट्रेनिंग के अनुसार किया। पैरामेडिक्स में से एक से पूछा जाता है कि क्या उसने मौके पर कुछ असामान्य देखा। तो आपने कहा कि आपने अपने प्रोटोकॉल लागू किए थे, इसलिए आप लोग कार्डियक अरेस्ट के मामले में वैसे ही इलाज करने लगे जैसे आप आमतौर पर करते हैं। क्या इसमें आपको कुछ अलग या खास लगा? नहीं। ठीक है। क्या आपको कुछ अलग लगा? तो आप इसमें मदद करने के लिए किस तरह का काम कर रहे थे?
मैं बस जहां जरूरत थी वहां मदद कर रहा था। ठीक है। हर कोई एयरवे कंप्रेशंस जैसी भूमिकाओं के अनुसार अपनी अपनी जगह पर आ गया था। मैंने बस शुरू कर दिया, आप जानते हैं, उपकरण इकट्ठा करना और जो भी बाहर ज़रूरी था उसे जुटाना। ठीक है। मैं मानता हूँ कि किसी समय आपने उसकी लाश देखी होगी। क्या आपको उस पर कोई चोट के निशान या ऐसा कुछ दिखा जो आपको साफ नजर आया हो? मुझे ऐसा कुछ याद नहीं है। जब आप वहाँ थे, तो क्या आपने किसी को ये बात करते सुना कि उसके कार्डियक अरेस्ट होने से पहले क्या हुआ था, अगर कुछ हुआ था? मुझे भी ऐसा कुछ याद नहीं है। क्या किसी मेडिकल हिस्ट्री या ऐसी किसी बात की चर्चा हुई थी, जिससे आपके काम करने का तरीका बदल जाता या कुछ अलग करना पड़ता? जरूरी नहीं, सब कुछ काफी सीधा साधा था। ठीक है। तो हमें पता है कि हल्क होगन ने सांस लेना बंद कर दिया था। 9 एक एक कॉल कार्डियक अरेस्ट के रूप में आई थी और अब तक कहानी यही रही है। घर के अंदर मौजूद लोगों ने, जिसमें व्यावसायिक फिजिकल थेरेपिस्ट भी शामिल थे, जैसे ही उन्हें पता चला कि हल्क होगन की नब्ज नहीं चल रही है, तुरंत सीपीआर शुरू कर दिया। हाल ही में जारी बॉडी कैम वीडियो में वो दिखता है जो जांचकर्ताओं ने नोटिस किया, जबकि एक पैरामेडिक का कहना है कि घटनाओं का वो संस्करण मेल नहीं खाता। मैं चाहता हूं आप ध्यान से सुनें कि वह क्या कहता है। ठीक है। जब आप घर पहुंचे, तो आपने क्या देखा जैसे ही आप अंदर गए? जब मैं बस सीढ़ियाँ चढ़ गया क्योंकि मैंने देखा, मुझे नहीं पता वो नर्स थी या कोई और, वो कह रही थी अरे वो ऊपर है। तो मैं बस सीढ़ियाँ चढ़ गया क्योंकि पैरामेडिक, फायर इंजन की टीम और लेफ्टिनेंट रेस्क्यू वाहन से उपकरण लेने में मदद करने गए थे। ठीक है। तो मैं बस ऊपर चला गया। जब मैं कमरे में गया, वो कुर्सी के पास फर्श पर थे। थेरेपिस्ट जो कमरे में थे, स्क्रब्स पहने हुए, उन्होंने कहा कि वो 8 मिनट से सीपीआर कर रहे थे। ठीक है। वो सीपीआर ठीक से नहीं कर रहे थे। आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? जब मैंने सीपीआर शुरू किया, मैंने उनकी पसलियां तोड़ दी थी। अगर वो सीपीआर कर रहा था तो बहुत खराब कर रहा था। तो बस यही है। हाँ ठीक है। हाँ। लेकिन वो नोट्स ऊपर जाते समय, और मुझे लगता है कि रेडियो पे उन्होंने कहा था कि उन्हें उस कुर्सी से ज़मीन पे लाने में दिक्कत हो रही थी। तो हम सोच रहे थे कि हमें उसे ज़मीन पे लाना पड़ेगा, लेकिन जब हम वहाँ पहुँचे तो वो पहले से ही ज़मीन पे था। ठीक है। यह चौंकाने वाले आरोप हैं। क्या ऑक्यूपेशनल फिजिकल थेरेपिस्ट ने सच में 8 मिनट तक सीपीआर किया? अगर ऐसा हुआ तो क्या वो पैरामेडिक के दावे के अनुसार सही नहीं किया गया? अब ये जाहिर तौर पर गंभीर सवाल है और फिलहाल ये सिर्फ एक पक्ष के दावे ही हैं। स्पष्टता पाने का एकमात्र तरीका है कि खुद थेरेपिस्ट से सीधे सुना जाए। उनका नाम जस्टिन मैकेमी है और जांचकर्ताओं से उनकी बातचीत सुनना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप ध्यान दें कि हुल्क होगन की मौत के कुछ मिनट बाद उन्होंने क्या कहा। मैंने 1 या 2 महीने पहले सर्जरी देखी थी। उन्होंने बताया कि उन्होंने क्रॉनिक नर्व को काट दिया था। ये पूरी तरह से सिस्टम में चला गया, बंद हो गया। आपकी घर में होम हेल्थ, मैं एक ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट हूँ और वो ठीक नहीं दिख रहे थे। मैंने उन्हें पिछले हफ्ते एक बार देखा था, बस ऐसे ही यहाँ बड़ा हुआ था, पर सांस ले रहे थे। सीधे मौत के मुंह में जाना। मैं यहाँ स्कूल के स्वास्थ्य केंद्र को देख रहा था जब हम यहाँ थे। तुमने क्या किया? मैं उसके साथ था। उसने सिर्फ कुछ ब्लूबेरी खाई और पूरी रात जागता रहा। कुछ दवाइयाँ आ रही हैं, असल में नशे की दवाई। और हमारे ध्यान में वापस आया, हाँ ऐसा है। ये अंत में होना चाहिए। छाती में उतार चढ़ाव नहीं है। नब्ज और ब्लड प्रेशर चेक किया, कुछ नहीं। वो आई, हमने महसूस किया और तुरंत 911 कॉल किया। उसे ज़मीन पर लिटाया गया, छाती पर दबाव दिया और वो सांस ले रहा था। जब मैंने देखा तो मुझे कुछ महसूस नहीं हुआ, क्योंकि वह बड़ा आदमी है। नब्ज लेना आदि कभी कभी मुश्किल होता है। जब हमें एहसास हुआ, हमने कॉल नहीं किया और उनकी मदद नहीं दी। सच कहूँ, मुझे हैरानी है कि वो इतनी देर तक टिके रहे। आपने कहा था कि आप यहाँ सिर्फ 10 मिनट के लिए थे, है ना? इससे पहले कि वो... मैं यहाँ आया था लगभग, और मुझे बताने दो, आपसे बात करता हूँ, 2:39। मैंने अभी अभी 9:30 सुना। मैं अंदर गया और पूछा, आप कब से देखभाल में मदद कर रहे हैं? ये मेरी दूसरी नौकरी है।
ये मेरी दूसरी मुलाकात है। मैंने पिछले हफ्ते ही प्रारंभिक मूल्यांकन किया था। मैं ये नहीं कहूँगा कि मुझे हैरानी है कि वह पता निकाल पाए। और क्या आप उनकी मदद करने की कोशिश कर रहे हैं कि वे मुख्य रूप से व्हीलचेयर इस्तेमाल करने जैसी चीज़ों के अनुकूल हो? हाँ, परिभाषा के अनुसार ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट ऊपरी शरीर का काम करते हैं, जबकि फिजिकल थेरेपिस्ट पैरों का। फिजिकल थेरेपिस्ट हम ऊपरी शरीर का काम करते हैं, कार्यक्षमता। तो बस उसकी मदद करना कि वो जितना बेहतर हो सके उतना अच्छा काम कर सके। सही, मैं उसे वापस लाने की कोशिश कर रहा था क्योंकि उसे सांस लेने में दिक्कत हुई। क्या वह सक्षम था? क्या वो चलने फिरने वगैरह में सक्षम था? मुश्किल से ये एक पिवट ट्रांसफर था। वो यूरिनल का इस्तेमाल कर रहा है। अभी सबसे बड़ी समस्या क्या है? सब कुछ जैसे हम पूरी तरह से थे, जैसे वो चलने में असमर्थ क्यों था? उसके पास वो था। अगर सर्जरी में फ्रेनिक नर्व काट दी गई हो तो? क्या ये हाल ही में हुआ था? ठीक है, तो उसकी पीठ की सर्जरी हुई थी या क्या था? हाँ, ऐसा ही था। सच कहूँ तो उसकी कई सर्जरीज हो चुकी है। फ्रेनिक नर्व एक ऐसी नस है जो सांस लेने की प्रक्रिया में शामिल होती है। ठीक है। अगर आप उसे काटें, जो मुश्किल है, क्योंकि ठीक है, तो ये ऑफ द रिकॉर्ड है। तो आपने वो पकड़ लिया। डॉक्टर से गलती हो सकती थी। अब फेर्निक नर्व को नुकसान हुआ था और उससे कुछ जटिलताएं हो सकती थीं। और उसी टिप्पणी के कारण ये अटकलें लगाई गईं कि हल्क होगन की मौत एक असफल सर्जरी की वजह से हुई थी। जब जांचकर्ताओं ने बाद में मैकैमी से संपर्क किया तो वो अपने जवाबों में काफी सतर्क थे। ऐसा लग रहा था कि वो ये संकेत दे रहे हैं कि हल्क होगन एक सेलिब्रिटी थे। इसी वजह से उनकी मौत को लेकर अटकलें और रिपोर्टें बेकाबू हो गईं। तो इसका मेडिकल रिकॉर्ड से सीधे तौर पर कोई लेना देना नहीं है। ये बस आपके अपने अवलोकन, आपका अपना अनुभव और इसी तरह की बातें हैं। क्या वो मेरे साथ रह सकती हैं? ये थोड़ा डरावना है। मैं सालों से लॉ एंड ऑर्डर देख रहा हूँ। देखिए, मैं एक नर्स हूँ। क्या आप फिर से कैसे? मैं एक नर्स हूँ, ठीक है? मैंने बहुत सारे कोर्स किए हैं। हाँ, ये मेरा पहला था। कभी नहीं। कभी पुलिस। खैर, मैं समझता हूँ कि हम चीजें बना रहे हैं। असहज, हम यहाँ ऐसा करने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। नहीं, मैं समझता हूँ। तुम्हें मेरी नजरिए से देखना होगा, तुम जानती हो। नहीं, और मेरा मतलब है कि मैं समझता हूँ कि वही बात है। हाँ, वो हमें बोलने नहीं दे रहे हैं। वो नहीं चाहते कि हम कुछ और कहें, क्योंकि जाहिर है मैंने पहले ही बहुत बोल दिया है। जो उन्होंने तुमसे कहा। हाँ। अच्छा। नहीं, आमतौर पर मैं बस सुन रहा हूँ कि खबरों में क्या चल रहा है। मैंने देखा, अच्छा, महिला ने भी कहा कार्ड ले लो। हाँ, कार्ड्स, ठीक है। हाँ, मैं तुम्हारे लिए ले आऊँगा, मैंने तुम्हारे लिए ले लिया। लेकिन ये वीएनए के सीईओ हैं टीजीएच के साथ। ठीक है। ये सबसे ऊंचा पद है, इससे ऊपर नहीं जा सकते। हाँ, मैंने उसे कॉल किया था। शायद मुझे जवाब मिलना चाहिए था, किसी और ने दे दिया। आपकी सुपरवाइजर थी, डीओएस? हाँ, उसने मुझे अपना नंबर दिया था। अपना नंबर, ठीक है। हाँ, मैंने कॉल करने की कोशिश की थी, मुझे कोई जवाब नहीं मिला। मुझे नहीं पता, मैंने कॉल नहीं किया कि कह सकूं। अरे, ये सब हो रहा है तो ठीक है। अगर वो ऐसा कहने को कह रहे हैं तो हम किसी को परेशानी में नहीं डालना चाहते। समझ गया? तो वो मेरा मतलब है, मैं जो आप कर रहे हैं उसकी सराहना करता हूँ, और लेकिन मेरा मतलब है, जाहिर है मैंने कुछ उल्टा पुल्टा बोल दिया। मुझे नहीं पता मैंने क्या किया, मुझे तो वो बातचीत भी याद नहीं। आपने जस्टिन को नाराज नहीं किया तो ठीक है, धन्यवाद। ये उनका है, मेरा नाम है। मैं पीछे पहले ही लिख दूंगा, तो आप इसे रख सकते हैं। अगर आप उनसे किसी भी बात पर बात करें तो वो आपको कभी भी उसी नंबर से कॉल कर सकती है। बहुत बढ़िया। हम साथ बैठते हैं, उसी नंबर पर कॉल करें, शायद हमारी आवाज़ सुने। कोई सवाल है जिससे मैं आपकी चिंता कम कर सकूं? क्योंकि मैं ही चिंतित हूँ। क्या लगा हमने साथ चिंता की थी? ठीक है, मैंने ही कहा था, बस करो। मेरा सवाल, हमारे परिवार में कुछ लोग कानून प्रवर्तन में हैं। मैं कोई थी जो बस यहाँ आई थी, और आप जानते हैं मैं ऐसे ही उन्हें देख रही थी। मुझे बस चिंता है कि सभी ये सब बातें बाहर आ रही हैं जो बाहर नहीं आनी चाहिए थी। इन कैंपों में मेडिकल उल्लंघन है, ये बहुत ही बुरी बात है, और ये बाहर जा रही है। टीएमजेड मुझे कॉल कर रहा है। क्या सच में? हाँ। वो बाहर नहीं जा रहा, सब खत्म हो चुका। तो जिंदगी में बहुत सी बातें हैं जो खबरें बताती हैं। हाँ, मुझे नहीं पता क्या सच है, यही सच रहा है। हमने कोई वीडियो जारी नहीं किया है, मैं आपको ये बता सकता हूँ। अभी भी बहुत जांच बाकी है। जो भी आप ऑनलाइन देख रहे हैं वो हमारी तरफ से नहीं है। आपने सच्चाई की जांच के बारे में नहीं सुना? ठीक है। हाँ, तो इसी वजह से, क्योंकि कुछ जानकारी बाहर चल रही है, हम उसे हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं। सब कुछ वैसे ही व्यवस्थित हो गया है जैसा होना चाहिए था। ठीक है। तो इसी वजह से हम यहाँ आपसे बात कर रहे हैं। हाँ। बस एक ही बात थी जो साफ तौर पर इस सर्जरी के बारे में थी। वो मेरी सीमा से बाहर है। वाकई में ऐसा है, ये थेरेपिस्ट पर नहीं है। मैं लोगों को मजबूत बनाता हूँ।
ठीक है, तो आपने मेडिकल स्कूल नहीं किया, आप सर्जन नहीं हैं, ऐसा कुछ भी नहीं, नर्स भी नहीं है। नहीं। ऑक्यूपेशनल थेरेपी आपकी लाइसेंसशिप है, यही आपका पेशा है, यही सब कुछ है। मैं लोगों को सक्रिय करता हूँ और उन्हें आत्मनिर्भर बनाता हूँ, बस यही मैं करता हूँ। ठीक है। और आपने मुझे फ़ोन पर बताया था कि सर्जरी के बारे में जो जानकारी आपको मिली थी वो चार्ट से मिली थी। बस इतना ही मुझे पता है। कोई और बाहरी अतिरिक्त जानकारी नहीं? नहीं, बिल्कुल नहीं। ठीक है। और आपने कहा टीएमजी ने आपको कॉल किया था? हाँ। और आपने उन्हें कुछ भी नहीं दिया? नहीं, मैंने उन्हें कॉल नहीं किया। वे दिन में 4-5 बार कॉल और मैसेज करते हैं। सिर्फ आज ही? सिर्फ आज ही। आज पहला दिन है जब उन्होंने ऐसा किया और उन्होंने मुझे बहुत परेशान किया। ठीक है, खैर मुझे अफसोस है। तुम जा रहे हो, मैं तुम्हें इस तरह कोई जानकारी नहीं दे रहा हूँ। मेरा इरादा बदतमीजी का नहीं है। आपके पास पानी या बोतल है? नहीं, फिर भी धन्यवाद, मैं इसकी सराहना करता हूँ। मैं बस, आप जानते हैं, उम्मीद नहीं कर रही थी, समझ रहे हैं ना? हाँ। नहीं, मैं समझता हूँ। मतलब जब भी, जो भी। फिर पड़ोसी ने कॉल किया, मैंने उसका मैसेज सुना। बाहर 2 गाड़ियां थी जो ट्रम्प जस्टिन को ढूंढ रही थी। मैं हैरान रह गई। हाँ नहीं, जस्टिन ठीक है, हम बस संपर्क करना चाहते थे। होगन की मौत के महीनों बाद 19 नवंबर 2025 को एक जांचकर्ता ने मैकेमी से एक बार फिर संपर्क किया ताकि कुछ स्पष्टीकरण मिल सके, और मैकेमी ने एक बार फिर अपनी पहले की टिप्पणियों को थोड़ा नरम किया। मैं बॉस से बात कर रहा था, वो एक और सवाल पूछना चाहता है। वीडियो में आपने बताया था कि जब फ्रेनिक नर्व कट जाती है तो ये करना बहुत मुश्किल होता है। हाँ, मैं मानता हूँ कि ऐसा ही है। क्या आप ऐसा मानते हैं? हाँ, ये मेरी बोली में ही है। ठीक है, असल में हम जानना चाहते हैं कि आपको उस नस के बारे में कैसे पता था। माफ़ कीजिए, मैं आपकी कार पर छुप गया। वो नस एक आम चीज़ है जो सर्जरी के दौरान चोटिल हो सकती है। और दूसरा, आपने यह चिकित्सकीय निष्कर्ष किस आधार पर निकाला कि ये करना मुश्किल है? नहीं, वो अलग बात थी। ठीक है, मैंने मान लिया था, मुझे नहीं पता। मेरा मतलब है, मैं सहमत हूँ। मैं मतलब आप न्यूरोसर्जन नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। कार्डियक सर्जन, मेडिकल स्कूल नहीं गए थे, आपके पास ऑक्यूपेशनल थेरेपी की डिग्री थी, बस वही, उसके अलावा कुछ नहीं। सही है? ठीक है। कोई बात नहीं, मुझे बाथरूम जाना है। मैं समझता हूँ। मैं उनसे बात करने के लिए पहले भी मुसीबत में पड़ चुका हूँ। ठीक है, मुझे लगता है बस इतना ही। ठीक है, धन्यवाद सर। फिर भी ये दिलचस्प था। उसके बाद के अगले कुछ दिनों में पापा बम्बल बीज बंस पर दिया गया इंटरव्यू सुनिए। मैंने इसे सुना है। उस आदमी ने खुद क्रॉनिक नर्व का जिक्र किया और कहा, हो सकता है ऐसा ही हो। मैं भी यही सोच रहा था। मैंने इसे सुना है। हाँ, तो मुझे ऐसा नहीं कहना चाहिए था। ठीक है, खैर ठीक है। इसी वजह से मैंने ये लिया। मैं बस तुम्हें और मजबूत बनाना चाहता हूँ और तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। खैर वो भी जरूरी है। ठीक है, ध्यान रखिए सर। धन्यवाद। होगन की मृत्यु कार्डियक अरेस्ट से प्राकृतिक मानी गई थी। क्लियर वाटर पुलिस विभाग ने होगन के परिवार की सराहना की, जिसमें उनकी पत्नी स्काई डेली, बच्चे निक, ब्रूक होगन और वकील केविन हेजलेट शामिल हैं। क्योंकि उद्धरण, उन्होंने हमारे जांचकर्ताओं को बहुत ही निजी जानकारी तक पहुंचने की अनुमति दी, उस समय जब वे शोक में थे और संघर्ष कर रहे थे, यह जोड़ते हुए कि यह उद्धरण बेहद सहायक था। यही था लॉ एंड क्राइम द्वारा प्रस्तुत केस के लिए। हमें YouTube और Spotify पर सब्सक्राइब करें, और अब हम पीकॉक पर भी स्ट्रीम कर रहे हैं। मैं क्रिस स्टीवर्ट हूं। अगली बार फिर मिलेंगे।